तो आपकी जीके की आज क्लास है। ये जीके में हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर आपके पास। हाँ जी, तो भारत के भूगोल के बारे में, भौगोलिक स्थितियों के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया तो रहा ही होगा। कैसी भौगोलिक स्थिति है भारत की, बताओ। भारत की भौगोलिक स्थिति, हम जब भी भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो आपने भौगोलिक स्थिति में सुना ही है, पठार होते हैं, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र। ठीक है, बहुत सारे आपके पास हमारे टोटल जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है हमारे? 7 महाद्वीप है। ठीक है, वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं आपके पास भूगोल, आपके पास क्या हो जाता है, जैसे अर्थ है, अर्थ में कितने महाद्वीप है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यही आता है। तो महाद्वीपों का फॉर्मेशन कैसे होती है आपके पास? ज्योग्राफी क्लास 1 में हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन कैसे महाद्वीप की होती है और उससे महासागर आपके पास कैसे आते हैं। ठीक है, पृथ्वी थी, पृथ्वी का एक ही भूभाग था जो कि भूकंप या फिर भूकंप आने से या ज्वालामुखी के फटने से विभक्त हो जाता है 2 भागों में। ठीक है, और ये वाला आपके पास 2 भागों में पार्ट किया जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये वाले सारे में आपके पास सागर ही रहेगा, पानी रहता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है इसको कहते हैं हम अंगारा लैंड, और इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। जब पूरा भूभाग, जितने भी पृथ्वी का भूभाग हम आज देखते हैं, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट बन जाते हैं आपके पास? जो अपर एरिया होता है उसको अंगारा कहा जाता है, और जो आपके पास नीचे वाला एरिया होता है ये गोंडवाना लैंड होती है। और आपके पास ये सारा सागर ही है, ये पानी है। ठीक है, इसको पैथिलासा, पैथिलिया नाम से जाना जाता है, फिर बहुत कम पूछा जाता है। और इनके बीच में एक स्पेस बन जाता है, यहाँ पर एक सागर जलसंधि आपके पास बन जाती है। इस सागर का नाम था टेथिस सागर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके पास, कौन सा सागर था? टेथिस सागर। फिर जो गोंडवाना लैंड है आपके पास, ये ब्रेक हो जाती है, इसका कुछ पार्ट टूट जाता है और ये पार्ट बन जाता है आपके पास क्या? ये आपके पास गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये टूट कर बन जाता है आपके पास, इस पार्ट को कहते हैं जम्बूद्वीप। क्या कहा जाता है इसको? जम्बूद्वीप। और ये जो जम्बूद्वीप है, जब ये गोंडवाना से दूर होता है तो ये अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ होगा? ये अट्रैक्ट, ये आपके पास अंगारा लैंड की तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है, जिधर से ये जाता है अंगारा की तरफ। और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज को बनाता है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई आपको पता चला। यहाँ पर आपके पास ये जम्बूद्वीप अटैक हो जाता है, जो बाद में भारत और भारत के जितने पड़ोसी देश आते हैं इसी जम्बूद्वीप में आते हैं। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन से आ जाती है? हिमालय पर्वत श्रेणी। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी आपके पास? टेथिस सागर के सूखने से। अब जो बीच वाला पानी था वो कम क्या जाता है? सूख जाता है, ये अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर बन जाती है सबसे विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़। तो कौन है सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपके पास कौन? माउंट एवरेस्ट। सुना है ना माउंट एवरेस्ट का? वो कहाँ, कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? हिमालय पर्वत श्रेणी में। तो हिमालय पर्वत श्रेणी बनने से पहले यहाँ पर क्या था आपके पास? क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर पहले क्या था? टेथिस सागर। फिर आपके पास ये जो भूभाग है ये ब्रेक हो जाते हैं, और इन्हीं भूभागों के टुकड़े जो होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो आपके पास कहलाती है महाद्वीप। क्या कहलाते हैं वो? महाद्वीप। अंगारा और गोंडवाना के जो आपके पास पार्ट ब्रेक होते हैं वो महाद्वीपों के रूप में उभर के आते हैं। और विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आपने याद रखना है 7 महाद्वीप। और ये जो पानी वाला एरिया ये भी बंट जाता है, इन प्लेट्स के बीच में आ जाते हैं, इन सागरों के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, और हमारे पास महासागरों की संख्या कितनी हो जाती है? महासागर की संख्या हो जाती है 5। तो यहीं से हम अपना क्लास जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे कैसे आपके पास फॉर्मेशन होती है, भौगोलिक स्थिति कैसे कैसे चेंज होती है। क्लियर हुआ? तो आज का आपका टॉपिक रहेगा विश्व के महासागर। टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है? विश्व के महासागर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास महासागर से पूछा जाएगा, विश्व में महासागरों की संख्या कितनी है? कितने महासागर है? 5। और सबसे पहला और सबसे बड़ा महासागर हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रशांत महासागर, और इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशन।
पहला और सबसे बड़ा लिख लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा सागर प्रशांत महासागर। देख लिया। इस महासागर में 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपके पास न्यूज में आपको ज्वालामुखी भी है। सुना है आपने ज्वालामुखी के बारे में? ज्वालामुखी वेपरेशन हुआ अभी आपके पास, नहीं सुना? चलो ठीक है, आ जाओ। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपके पास पूछे जाते हैं तो आपके पास कहाँ पाए जाएंगे? वो पैसिफिक ओशन में। कितनी सक्रिय ज्वालामुखी? एक्टिव वॉल्केनो है 75% सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा महासागर आपके पास है अगर आप प्रशांत महासागर है। इसमें जो है इस तरह से कुछ इनकी शेप बनी हुई है इसी के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि सारे ज्वालामुखी अर्थ पे आपको विजिबल है, कुछ आपके पास के अंडरग्राउंड है, ये समुद्र के अंदर ही है और ये ऐसी शेप में ये पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो बहुत बार पूछा जाता है, लिखेंगे रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति कहाँ है? तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मैंने आपको बताया कि प्रशांत महासागर के कॉर्नर में इस तरह से ये रिंग बना हुआ है जिसमें 75% से अधिक ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं और इसे भूकंपीय पेटी भी कहा जाता है। तो लिख लेंगे रिंग ऑफ फायर, जिसे भूकंपीय पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ है आपका भूकंपीय क्षेत्र? प्रशांत महासागर में। क्लियर हो गया? अब जब मैं प्रशांत महासागर की बात कर रही हूँ तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमने देख लिया। कौन है सबसे ऊंची चोटी आपके पास? सबसे ऊंची माउंटेन रेंज कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट है 8,850 मीटर। आपने याद रखना है कि जब भी आप ऊंचाई की बात करते हो तो किलोमीटर में नहीं जाना है, मीटर में जाना है, और जब आप डेप्थ की बात करोगे तो वो भी मीटर में ही आएगी। ठीक है? जब सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट है 8,850 मीटर। कई डाटा में आपको 48 भी देखने को मिलेगा, पुराना डाटा ये। कई बुक्स में आपको मिलेगा 8,848 मीटर, पर करंट जो आपके पास है 8,850 मीटर, क्योंकि नवीन प्रदर्शन है, अभी भी बनी रही है, बिल्ड हो रही है, तो इसकी हाइट बढ़ रही है। देख लिया आपने? हमने कर ली ऊंची चोटी की बात। तो विश्व का सबसे गहरा बिंदु, मतलब सबसे डेप्थ, सबसे गहराई कहाँ है? तो लिख लेंगे विश्व का सबसे गहरा स्थान, ये गहरा बिंदु आपके पास है, गहरा स्थान, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त जिसको हम कहते हैं। ये भी आपके पास प्रशांत महासागर में है। इसका एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान नहीं है, पर इसकी जो डेप्थ है वो है 11,000 समथिंग है, मीटर में है ये आपके पास। जैसे 8,850 मीटर आपके पास क्या ऊंची चोटी है, इसकी मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, 11,650 मीटर या अराउंड ऐसी कुछ है गहराई। किसकी बात कर रही हूँ मैं? मेरियाना ट्रेंच की, मतलब गहरा बिंदु। आपने देखा होगा पानी वाली एरिया में ना राउंड पे आपके पास में पानी घूमती है, क्योंकि नीचे क्या गहराई होती है। वैसे ही सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त, और इस गर्त में भी एक डीप पॉइंट है जिसका नाम है चैलेंजर डीप। इतना डेप्थ पे तो नहीं आएगा, पर मेरियाना गर्त सबसे गहरा बिंदु है। मतलब हम माउंट एवरेस्ट को उठा के इसके अंदर डाल दे तो वो भी डूब जाएगा, इतना गहरा है। कौन? मेरियाना गर्त। कहाँ है ये? प्रशांत महासागर में। क्लियर हो गया? लिखा भाई? यस मैम। अब इसमें एक और चीज पाई जाती है आपके पास, देखेंगे जो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बारे में सुना है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो प्रशांत महासागर में ही ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। समुद्र के अंदर मूंगे की दीवारें उनको कहते हैं, जहां मछलियां आवाज करती है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में तो बताते रहते हैं समुद्र के अंदर की दुनिया। तो लिख लेंगे करोल रीफ या फिर आपके पास ग्रेट बैरियर रीफ। प्रशांत महासागर में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको मूंगे की दीवारें भी कहते हैं, मूंगे की दीवारें। ये भी आपको देखने को मिलेंगी कहाँ? या कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में होगा। अगर आपने जैसे कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपके पास एशिया है। इस तरह से आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, जो कि आधा साइड है। ऐसा ग्लोब में अगर मैं बात करती हूँ तो आपको ये
कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ वाला जो एरिया रहेगा ना समुद्र पैसिफिक ओशन के अंदर ही, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ, जिनको मूंगे की दीवारें भी कहते हैं। और लिख लेंगे ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं, जिसे मरीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मरीन पार्क, मरीन पार्क किसके बीच में आता है ये, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपके पास मरीन पार्क आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मेरियाना गर्त। और सबसे ज्यादा सक्रिय या एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। 75% आपके पास एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिलेंगे पैसिफिक ओशन में। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास था प्रशांत महासागर। दूसरा बड़ा महासागर करने जा रहे हैं हम, लिख लेंगे। दूसरा महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर के बाद कौन सा है आपके पास, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर लिखिएगा, में विश्व का सबसे दूसरा गहरा और बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है, अटलांटिक महासागर को। लिख लिया। इसका जो गहरा बिंदु है, गहरा पॉइंट है, उसका नाम है पैसिफिक। जो अटलांटिक महासागर, इसके गहरे बिंदु का नाम, गहरा पॉइंट या गहरा स्थान आप देख लोगे तो उसका नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, आपके पास ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखो कुछ इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अटलांटिक महासागर का आकार किस तरह से है, तो इसका आकार है एस आकार का। इस तरह से आप देखोगे इसको, ऐसी शेप इसकी आती है, तो किस तरह ये एस आकार का आपके पास आता है, आपका इसकी शेप है वो। अटलांटिक महासागर है, इसका गहरा बिंदु देखिए आपने प्यूर्टो रिको गर्त। प्रशांत महासागर के दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, अटलांटिक। नाम याद रखने आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका। अलग अलग नाम है, अलग अलग आपने ध्यान रखना है इनको। अटलांटिक महासागर के गहरे बिंदु को हमने देख लिया। ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा स्थान था जिसमें कोई भी हवाई जहाज जाए वो डूब जाता था, कोई भी समुद्री जहाज जाए वो भी डूब जाता था, कोई इंसान भी वहां पर जाए वो भी गायब हो जाता था, जिसे डेविल ट्रायंगल कहा जाता है। इसका नाम है बरमुडा ट्रायंगल। सुना होगा फ्री फायर में आपने, बरमुडा ट्रायंगल। हाँ जी, सुना है, नहीं सुना, ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल को किस नाम से जाना जाता है, डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताया मैंने कि उसको डेविल ट्रायंगल कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे सोर्सेस कम थे, हमें नहीं पता चलता था। जितने भी जहाज वहां पर जाते थे, इतनी तूफानी हवाएं चलती थी, और वहां पर पानी का जो घनत्व वो भी शायद कम था, जिस कारण से जितना भी समुद्री जहाज जाएंगे वो डूब जाते थे उसके अंदर अगर ये घुसते थे तो। और ये आपके पास नॉर्थन साइड में पाया जाता है, इस तरफ महासागर में कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता था। डेविल ट्रायंगल शेप इसकी ट्रायंगल की तरह रहेगी। ठीक है, इसको बरमुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, तूफानी हवाओं के लिए ये काफी विख्यात रहा है। क्लियर हो गया। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज थी, सार्गेसो सागर। मतलब इसी महासागर में एक ऐसा कोई पॉइंट था, पर्टिकुलर पॉइंट, एक ऐसा सागर या पॉइंट जहां का पानी हिलता भी नहीं था और ये मिलता भी नहीं था। मतलब ये आपके पास महासागर के साथ भी नहीं मिलता था और ये किसी तट के साथ भी नहीं अटैच होता था। तो सागर के अंदर एक सागर था, महासागर के अंदर एक और सागर जो कि हिलता डुलता नहीं था। इस सागर का नाम है सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर।
किस महासागर में है? ये आपका अटलांटिक महासागर में आपके पास ये पाया जाता है। शेप इसकी क्वेश्चन ये वन लाइनर ही पूछे गए हैं। अटलांटिक महासागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर के नाम से। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का। इसका गहरा बिंदु कौन है? प्लूटो रिको गर्त। बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में आती है? या फिर बरमुडा ट्रायंगल का अन्य नाम क्या है? डेविल ट्रायंगल। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए आपको फैक्चुअली चीजें लिखवा रही हूँ। क्लियर हो गया? थर्ड हमारे पास महासागर हो गया ना, सेकंड से आपके पास। इन केस आपके पास जो हो रहा है अंध महासागर है, जो अटलांटिक महासागर है, इसकी गहराई जो है वो क्या हो रही है? और गहराई हो रही है। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आप अटलांटिक महासागर को दुनिया का सबसे बड़ा महासागर देखोगे, क्योंकि जो प्रशांत है वो श्रिंक हो रहा है और ये आपके पास बढ़ रहा है। ये होगा पर इन फ्यूचर, पर अभी के लिए सेकंड लार्जेस्ट आपके पास ही आता है। ठीक है, थर्ड हम महासागर अटलांटिक से किसी को कुछ क्वेश्चन को पूछना हो, शेप का इसका पता लग गया। थोड़ा सा मैप के साथ अगर इनको आप प्रैक्टिस करोगे, मैप में आपकी नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगी कि मैं मैप लेके आऊँ जिसमें हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर रहती हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी भी होती है एक सागर के दूसरे के साथ, जिसमें नहरें, जल डमरू आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड महासागर हम लिखेंगे आपके पास हिंद महासागर। तीसरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। हाँ जी, क्या वो ढोकले सागर है? दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर आपके पास कौन सा आता है? हिंद महासागर। ये आपके पास दक्षिणी एशिया के साथ अटैच होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ लगता है और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अटैच करेगा। इसकी जो अगर हम अर्थ की बात ऐसे करते हैं, ज्यादा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर। ठीक है, पर्टिकुलरली इस एरिया में भी आएगा। और ये हिंद महासागर है, ये आप देखोगे तो यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट के साथ लगेगा, यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, इन तीनों के साथ ही अटैच्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है? अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन आएगा और इस एरिया में आपके पास ये अटलांटिक आएगा। हिंद महासागर नीचे आता है आपका। तो हिंद महासागर लिख लिया आपने। किस किस महाद्वीप के साथ लगता है? एशिया महाद्वीप के साथ, अफ्रीका के साथ और तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, अभी नीचे वाले स्पेस में है, तो इसलिए हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है किसको? हिंद महासागर को। और जो हिंद महासागर है, इसी का गहरा बिंदु, गहरा स्थान, हिंद महासागर का गहरा स्थान, गहरा पॉइंट है, जिसका नाम है सुंडागढ़, सुंडा। और इसका पुराना नाम अगर पूछा जाता है तो वो है जावा। जावा इसका पुराना नाम था सुंडा का, अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? जावा। ट्रेंची है, गर्त ही आपके पास, पर किस महासागर में पाई जाती है? ये हिंद महासागर में आपके पास पाई जाती है। फिर आप किस महासागर की बात कर रहे हैं हम? हिंद महासागर। किस नाम से जाना जाता है इसको? हिंद महासागर किस नाम से जाना जाता है? अर्ध महासागर के नाम से इसको जाना जाता है। कौन कौन से महाद्वीपों के साथ ये लगता है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। साउथ एशिया है ना, एशिया आपके पास बहुत बड़ा महाद्वीप आता है, उसके साउथर्न पार्ट के साथ अटैच होता है, अफ्रीका के साथ अटैच होता है और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अपना बाउंड्री बनाता है हिंद महासागर की। और आपके पास तीसरे नंबर पे आपने इनको सीरीज में लाना है। थर्ड लार्जेस्ट आपके पास कौन सा आता है? हिंद महासागर। और इसके गहरे बिंदु का नाम है, क्या नाम है गहरे बिंदु का? जावागर। लिख लिया? हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है दक्षिणी सागर। फोर्थ हम लिख लेंगे, ये नहीं करूंगी मैं। फोर्थ कौन सा आता है? दक्षिणी महासागर। मैप के साथ ये ज्यादा क्लियर रहेंगे, जब हमारे कॉन्टिनेंट की क्लास लगी तो उसमें आपको बता दूंगी। दक्षिणी महासागर जो है आपके पास 2021 के बाद इसको शुरू किया गया है। मैप में पढ़ाना 2021 के बाद दक्षिण महासागर को हम अलग देख रहे हैं। नहीं तो क्या थे कि जितने भी महासागर हमारी अर्थ में थे उनमें मेनली हम 4 ही पढ़ते थे आपके पास। ठीक है, पर क्या हो गया कि जितने भी महासागर हैं, जैसे पैसिफिक ओशन आपका इस तरफ से आता है, अटलांटिक इस तरह से आता है, इंडियन ओशन इस तरह से आता है और आर्कटिक आपके पास आता है।
जितने भी मेजरली आपके पास इस तरफ भी रहेगा पैसिफिक का पानी, जितने भी मेजरली महासागर थे इनका जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ वाला, क्योंकि बहुत बड़े हो गए स्टडी के लिए, इस साउथ वाले हिस्से को मिलाकर एक ही महासागर बनाया गया। और कौन सा महासागर होगा आपके पास? दक्षिणी महासागर। तो लिख लो आप प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के दक्षिणी भाग को मिलाकर 2021 से हम दक्षिणी महासागर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपके पास हमारे मेजरली 4 ही रहते थे, 5 हम देख लेते थे, पर स्टडी के लिए इनको कब से चेंज किया गया है? 2021 के बाद इसको हम स्टडी में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमारे पास यही आते थे दक्षिणी महासागर से। आपके पास यही क्वेश्चन है किस किस महासागर का साउथर्न पार्ट है आपके पास? ये आर्कटिक का नहीं आएगा, क्योंकि आर्कटिक हमारा बिल्कुल नॉर्थ पोल में जाके बैठा हुआ है ना, तो इसी का ये सब पार्ट रहेगा। और लास्ट जो महासागर आपके पास आता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो है आपके पास आर्कटिक महासागर। लिख लेंगे, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर सिचुएटेड है? इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट है, उत्तरी है, आपको पता है ना डायरेक्शन का, उत्तर दक्षिण, दक्षिण होता है साउथ वाला। तो यहाँ पर आपके पास आता है महाद्वीप, यहाँ पे भूभाग आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको महासागर देखने मिलेगा। तो उत्तरी ध्रुव पर आपके पास कौन सा महासागर सिचुएटेड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्तरी ध्रुव पर ये सिचुएटेड है आर्कटिक महासागर। इसे छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। कैसा महासागर? छिपा हुआ महासागर। इसे छिपा हुआ महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जब भी हम देखते हैं इक्वेटर की बात करते हैं या फिर सनलाइट की बात करते हैं, तो जो ध्रुव पॉइंट होते हैं आपके पास, यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है ना, यहाँ पे बर्फ ज्यादा रहती है, यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो ये वर्ष के अधिकतर महीने बर्फ से ढका हुआ रहता है। पूरे साल के अधिकतर महीने ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिस कारण इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं। और लिख लेंगे, ये सभी महासागरों में से सबसे छोटा महासागर है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है आपका? आर्कटिक महासागर, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि वर्ष भर के अधिकांश समय ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। कौन सा महासागर था? आर्कटिक। अब जब ढका हुआ है तो आपको लगता है कि इसका कोई गहरा बिंदु होगा और जिसको कोई फाइंड आउट कर पाएगा? तो ये आपके पास क्या हो गया? आपके मेजरली महाद्वीपों में से जो महासागर आपके पास आते हैं वो हमने देखे। सबसे पहला हमने देखा आपके पास विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा था? प्रशांत महासागर। प्रशांत के बाद दूसरा हमने देखा जो गहराई था। अच्छा, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच। ये नाम ध्यान रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअली लिखवा रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि कहानी सुना रही हूँ कि वो कहानी आगे आएगी। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं किसी भी पॉइंट से, वो महासागरों से वही पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा कोई आपको नया क्वेश्चन नहीं महासागर से देखने को मिलेगा। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु आपके पास मेरियाना ट्रेंच है, सबसे पुराना और सबसे गहरा है। सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को इसमें मिलेगा प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, मेरियाना ट्रेंच हो गया, ये सारी आपको मिलेगी प्रशांत महासागर में ही। ठीक है, मरीन पार्क भी अगर कहाँ आता है तो वो भी प्रशांत महासागर में। दूसरा आपके पास कौन सा महासागर देखा हमने? अटलांटिक। अटलांटिक। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, अटलांटिक क्या कंफ्यूजन होगा? अटलांटिक, आर्कटिक और एक अंटार्कटिका सुना होगा आपने नाम। ये तीन नाम में कुछ सेम सेम ही लग रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अटलांटिक से आपने याद रखना ये महासागर है, आर्कटिक छोटा है और अंटार्कटिका है वो महाद्वीप आएगा आपके पास। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर क्यों कहा जाता है बताओ? अंध क्योंकि यहाँ पर आपके पास डेविल ट्रायंगल पाई जाती है, जहाँ पे डायरेक्शन का मतलब वहाँ पे आपका, अगर तुम मान लो बरमूडा ट्रायंगल में फंस भी जाते हो तो वहाँ के जो आपके कंपास होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे वो काम ही नहीं करते, जिस कारण वहाँ पर डूब जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं लगता है, इसीलिए इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर का सबसे गहरा बिंदु आपके पास है प्यूर्टो क्या है? प्यूर्टो गर्त। डेविल ट्रायंगल पाई जाती है, सार्गेसो सागर आपके पास पाए जाते हैं, किसमें? अटलांटिक महासागर में। उसके बाद तीसरा आपके पास हिंद महासागर, जिसको
अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को आपको अरेंज भी करना होगा ना, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे जाते हैं, तो सेम ही ऑर्डर में मैंने आपको करवाया है। सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, फिर उसके बाद हिंद, हिंद के बाद और दक्षिणी। दक्षिणी, और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक। आर्कटिक की लोकेशन अगर पूछी जाती है तो कहाँ है आर्कटिक की लोकेशन? उत्तरी ध्रुव पे है। कौन से पोल में आपके पास ये पाया जाता है? उत्तरी पोल में आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक महासागर। तो आपके पास महासागरों से जितने भी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितने महासागर हैं? 5। अब ये मत बोल देना कि हमने गाना सुना है 7 समुंदर, तो 7 होनी चाहिए, है ना। इनको बांटा कैसे गया? क्योंकि प्रशांत महासागर का एक पार्ट इधर रहता है, इसको ईस्ट बोलते हैं, और इस साइड रहता है उसको वेस्ट बोलते हैं, है ना। अटलांटिक को ऊपर बोला जाता है। जैसे 5 तो हमने ये पढ़ ली। एक आपके पास नॉर्थ आता है, एक साउथ आता है, तो ये आपके पास हो गया ईस्टर्न पैसिफिक ओशन होगा और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है। अटलांटिक में भी सेम रहता है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। जब इनको काउंट करते हैं तो ये 5-7 हो जाते हैं वैसे पढ़ने के लिए, पर आपके पास मेनली 5 है जिनको स्टडी के लिए हम अलग कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो कितने महासागर हैं? 5। संजीव, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, और सबसे बड़ा प्रशांत, और सबसे गहरा बिंदु। सबसे गहरा सिंपल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं मैं मेंशन करूंगी किस महासागर का। मैंने पूछा सबसे गहरा बिंदु कौन है किसी भी महासागर का। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन वहाँ पे सारी पूछ ली जाएगी कि प्यूर्टो रिको है या सुंडा है या जावा है या फिर मेरियाना है, तो आप बोलोगे कि सारे ही किसी न किसी के गहरे हैं, पर इनमें से सबसे गहरा कौन है आपके पास? मेरियाना है, जो कि आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। अब ज्वालामुखी की बात हो रही है, सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर में। वही पर मैं देश की बात करती हूँ कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो आपके पास वॉल्केनो है वो है इंडोनेशिया के पास। किसके पास है? इंडोनेशिया। लिख लो, ऑनलाइन में क्वेश्चन है ये, किस देश के पास सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। अब क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी किसके पास है, सक्रिय ज्वालामुखी किसके पास है? तो सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है द फिलीपींस के पास। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? द फिलीपींस में आपको सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। और यहीं पर क्वेश्चन आता है कि भारत की ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो भारत में एक डोरमेट पाया जाता है, दो टाइप के हैं, और सिर्फ भारत में अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं कंट्रीज की, तो भारत के पास ही ज्वालामुखी है। सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो आपने कहाँ लिखे? द फिलीपींस में। देश की अगर बात करें, अगर देश नहीं आएगा तो सब कहाँ जाओगे? प्रशांत महासागर में ही जाओगे। और भारत के पास एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार में ये पड़ता है, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। और भारत में एक और है जो डोरमेट है, प्रक्षुब्ध है, मतलब सोया हुआ है, कभी भी फट सकता है, उसका नाम है नारकोणम। वो भी अंडमान निकोबार में ही है, नारकोणम द्वीप। एक होता है प्रक्षुब्ध की सोया हुआ है, कभी टाइप्स आपके पास 3 टाइप के रहते हैं। एक होता है डेड जो पूरी तरह से सो चुके हैं, मृत ज्वालामुखी जिनको हम कहते हैं। दूसरे आपके पास डोरमेट जिनको प्रक्षुब्ध कहते हैं कि अभी सोए हुए हैं, पता नहीं कितने टाइम बाद फटेंगे। जैसे अभी आपके पास माउंट गोबी फटा है ना, गोबी करके, अभी ये अफ्रीका में जो फटा हुआ है अभी वॉल्केनो, न्यूज भी आपके पास आ रही है काफी। अगर तुम देखोगे, नहीं देख रहे हो तो तुम्हारा घाटा है उसमें। तो ये भी प्रक्षुब्ध था, ये सोया हुआ था, 12,000 साल बाद फटा है वो अभी माउंट जो वॉल्केनो है, ठीक है। और उसकी एयर इंडिया की तरफ भी आ रही है। इंडिया का एयर पॉल्यूशन दिल्ली का वैसे ही खराब चला हुआ है, अभी जो एयर आ रही है इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, और ये ज्यादा हार्मफुल रहती है चीजों को लेकर। और अभी जो भारत के पास भी एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोणम, और एक सक्रिय ज्वालामुखी जो फटता रहता है वो है आपके पास कौन? बैरन द्वीप। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा करंटली न्यूज के साथ भी अगर चलोगे तो थोड़े और फैक्ट आपके पास क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये काफी न्यूज में है जो भी वाला माउंट वॉल्केनो इवेपोरेशन हुआ, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत के पास कौन कौन सा और क्या इनका डाटा है।